दिल्ली के करीब गौतम बुद्ध नगर में खाना बनाने वाले मेस में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि वहां खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद आग ने पूरे मेस को ही अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते वो पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। इस दौरान वहां रखे बाकी सिलेंडर भी जोरदार धमाके के साथ फटने लगे। एक एक कर वहां रखे 3 सिलेंडर फट गए, जिसकी वजह से आग और भड़क उठी। जोरदार धमाकों की आवाज से आसपास के लोग भी सहम गए। हादसे की जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ियां भी वहां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की, लेकिन लपटें इतनी भयंकर थी कि उन पर दमकल कर्मियों की कोशिशों का कोई असर होता नहीं दिखा। हालांकि काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक वो मेस पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जमानत दी थी। साथ ही यूपी और दूसरे राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मुनव्वर को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में इंदौर में दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। तेलंगाना सरकार ने राज्य के सिनेमाघरों में 100% दर्शकों को बैठने की मंजूरी दे दी। इससे पहले केंद्र भी राज्यों को ये फैसला लेने की इजाजत दे चुका है। असम में सिलचर के पास मेघालय की सीमा पर सुरक्षा बल ने एक कार से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। इन हथियारों के साथ तस्करी के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने लाल किले में हुई हिंसा से जुड़ी कुछ और तस्वीरें शेयर की और बताया कि पुलिस को हिंसा के इन आरोपियों की तलाश है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी का समर्थन बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी शराबबंदी की वकालत की। कुछ रोज पहले बीजेपी नेता उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर राज्य में शराबबंदी की मांग की थी। हम सबको समाज में ये बात तो प्रकाशित करनी पड़ेगी कि हम सब नशे के खिलाफ हैं। राज्य में शराबबंदी की मांग का कांग्रेस ने भी समर्थन किया। एक जायज मांग बहन की है, उमा जी की। मैं और मेरी पार्टी का पूर्ण समर्थन उमा जी को है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक को छुड़ाने के लिए आतंकी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि यासीन मलिक का संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF बड़ी साजिश रचने में जुटा है और उसने इस काम के लिए तहरीके आजादी नाम से एक आतंकी संगठन भी बनाया है, जिसके आतंकी तिहाड़ जेल में सजा काट रहे यासीन मलिक को छुड़ाने के लिए घाटी में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। खबर ये भी कि ये आतंकी संगठन किसी बड़ी शख्सियत को बंधक भी बना सकते हैं या फिर इसी तरह की कोई दूसरी साजिश रच सकते हैं। इटली के सिसिली से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां माउंट एटना ज्वालामुखी में लगातार हो रहे धमाकों ने वहां के लोगों को दहशत से भर दिया। माउंट एटना यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें जोरदार धमाके हुए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में ज्वालामुखी में ताबड़तोड़ धमाके होते दिखे और उन धमाकों की वजह से खौलता हुआ लावा कई फीट ऊपर आसमान में उड़ता हुआ नजर आया। इसके बाद जल्द ही गर्म लावा ज्वालामुखी से निकलकर नीचे की तरफ बहने लगा। दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से लंबे वक्त से बंद 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्कूल फिर खुल गए। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खोले थे, जिसके बाद अब दूसरे चरण में 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए भी स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई, जिसकी एक तस्वीर राजधानी के मंदिर मार्ग में मौजूद एक निजी स्कूल से भी सामने आई, जहां कोरोना के नियमों के तहत छात्रों को स्कूल में एंट्री मिली। स्कूल पहुंच रहे छात्र लाइन बनाकर अंदर गए और गेट पर ही उनके हाथों को सैनिटाइज कराया गया। सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए गार्ड की ड्यूटी भी लगाई गई। लगता नहीं था कि स्कूल आएंगे सर, अब मजा आ रहा है स्कूल आके। 9वीं और 11वीं क्लास के लिए स्कूलों के खुलने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया खुद स्कूलों का दौरा करने निकल पड़े। इस दौरान वो गांधीनगर के एक सरकारी स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने क्लास में बैठी छात्राओं से बातचीत की। उन्होंने कुछ मसलों पर उनसे उनकी राय जानने की भी कोशिश की। ऑनलाइन होना चाहिए कि ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए? सर ऑफलाइन होना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन मनीष सिसोदिया ने संकेत दिए कि हालात और बेहतर होने पर सभी क्लास के छात्रों के लिए स्कूलों को खोल दिया जाएगा। स्कूल खोल के हम स्वयं को, समाज को, देश को ये विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि लाइफ पटरी पर लौट रही है। राजधानी के वेस्ट विनोद नगर इलाके में मौजूद एक सरकारी स्कूल से सामने आई कुछ तस्वीरों में भी सुबह की शिफ्ट में छात्राएं मास्क लगाकर स्कूल पहुंची। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक रैली को निशाना बनाकर धमाका किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए।
धमाके के बाद वहां से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर में एक आदमी का शव सड़क के किनारे पड़ा हुआ नजर आया। उसके आसपास खून के धब्बे भी नजर आए। इतना ही नहीं, ब्लास्ट की वजह से वहां खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और बाद में लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वायुसेना को 2025 तक 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी लड़ाकू विमान मिल सकता है और इस विमान को डीआरडीओ की मदद से बनाया जा रहा है। इससे पहले तेजस लड़ाकू विमान बनाकर भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास फाइटर जेट बनाने की काबिलियत है। और अब 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान पूरी दुनिया में भारत की हवाई ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने की काबिलियत केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास है। 2015 तक भारत भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। दुश्मन के रडार से बचने की महारत जो है इस फाइटर एयरक्राफ्ट में होगी। सबसे खास बात यह है कि ये लड़ाकू विमान पहला स्वदेशी 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा। 5th जनरेशन का है। 5th जनरेशन का खास चीज है कि ये स्टेल्थ बोलते हैं। स्टेल्थ का मतलब इसका पहचाना और रिकॉग्निशन करना इसका चांसेस बहुत कम है। इस एयरक्राफ्ट का डिजाइन तैयार हो चुका है और डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। उम्मीद है कि 2025 में भारत में बना 5वीं पीढ़ी का ये विमान अपनी पहली उड़ान भरेगा। एरो इंडिया में देश में बनी पहली एंटी ड्रोन गन का प्रदर्शन किया गया और चीन, पाकिस्तान के ड्रोन भारत की सीमाओं पर कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन एंटी ड्रोन गन के आने से उन सभी ड्रोन को मार गिराना आसान हो जाएगा। बताया गया कि ये एंटी ड्रोन गन करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी से किसी भी छोटे कमर्शियल ड्रोन को मार गिराने की ताकत रखती है। इस गन का वजन करीब 3 किलो है, इसलिए सीमा पर तैनात जवान आसानी से इसे अपने साथ रख सकते हैं। बताया गया कि इस एंटी ड्रोन गन को बॉर्डर पर बनी चौकियों में तैनात जवानों को दिया जा सकता है ताकि वो सीमा पार से आने वाले ड्रोन को आसानी से ठिकाने लगा दें। किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। देश भर में किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस ने राजधानी में पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया। हालांकि किसानों ने दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रदर्शन न करने का ऐलान किया है। रूस ने अपने देश से जर्मनी, स्वीडन और पोलैंड के राजनयिकों को हटा दिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोधी अलेक्सी नावल्नी के समर्थन में हुए प्रदर्शनों में शामिल होने के बाद ये कार्रवाई की गई, जिस पर उन देशों ने ऐतराज जताया। बेंगलुरु में गोदाम में भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आग बुझने तक गोदाम में रखा लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें छेड़छाड़ के आरोप में कुछ लोगों ने मिलकर एक दुकानदार की पिटाई कर दी, जिसमें वो घायल हो गया। बाद में इस घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिनमें एक तस्वीर में नुमाइश मैदान में लगे मेले में कुछ लोग एक आदमी के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। कोई उन पर ताबड़तोड़ घूंसे बरसाता नजर आया तो कोई उन पर दनादन थप्पड़ चलाता रहा। इस दौरान 2 महिलाएं उसे बचाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन मारपीट कर रहे लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और तो और उनके रोकने पर कुछ लोग तो उनके साथ हाथापाई पर उतारू हो गए। मारपीट की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश करने लगे, लेकिन ज्यादातर लोग दूर खड़े रहकर सिर्फ तमाशा देखते रहे। ये घटना तब हुई जब कुछ लोगों ने उस दुकानदार पर महिला से छेड़खानी का आरोप लगाया, जिसके बाद कई लोग उससे बहस करने लगे। बीच बीच में उसके साथ धक्का मुक्की भी होती रही, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब कुछ लोगों ने उसके दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। संपर्क करके उनसे हम एप्लीकेशन लेंगे। एप्लीकेशन के बाद से जिसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेंगे। पुलिस वीडियो में मारपीट कर रहे लोगों की पहचान करने में जुटी है ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लड़कियों ने बीच सड़क पर आपस में जमकर मारपीट की। बताया गया कि इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब 2 लड़कियों के स्कूटर आपस में टकरा गए और इसके बाद तो उन्होंने सड़क को ही जंग का मैदान बना दिया। स्कूटर की टक्कर से शुरू हुआ विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। इस मारपीट में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं दिखा। इस दौरान उन लड़कियों ने एक दूसरे के बाल पकड़कर खूब धक्का मुक्की भी की। उनके इस तरह भिड़ने पर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की, लेकिन उन लड़कियों ने किसी की बात नहीं सुनी।
उन्होंने लोगों को उनके मामले में ना पड़ने की हिदायत भी दी। न्यूज़ 18 इंडिया हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मारपीट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गयी। 3 दिन के बर्फीले तूफान के बाद अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में जिंदगी भी जमकर रह गई। इस अकेले तूफान ने वहां पिछली सर्दी में हुई बर्फबारी से 4 गुना ज्यादा बर्फ गिरा दी। वैसे तो न्यूयॉर्क सिटी में ठंड के मौसम में बर्फबारी होती ही है, लेकिन तूफान ने तो शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। और जिस न्यूयॉर्क सिटी में जिंदगी वक्त की रफ्तार से मुकाबला करती है, वहां सब कुछ थमा हुआ नजर आया। न्यूयॉर्क की पहचान टाइम्स स्क्वायर, जहां लोगों की भीड़ और चहल पहल रहती है, बर्फ के कब्जे में वो भी बिल्कुल वीरान दिखा। अमेरिका जैसे विकसित देश में चौड़ी चौड़ी सड़कें पगडंडियां बनी नजर आईं और ज्यादातर जगह तो वो गायब ही हो गई। उन पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। बर्फीले तूफान के गुजर जाने के बाद भी उसके पीछे छूटा बर्फ का ढेर साफ नहीं हो पाया। तस्वीरों में जगह जगह बर्फ का अंबार लगा दिखा, जिसे हटाने में सफाई कर्मियों की कमर टूट गई। किसान आंदोलन के दौरान 29 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर घायल हुए एसएचओ प्रदीप पालीवाल के परिवार का कहना है कि उनके यहां राजनीतिक दल नहीं आए, लेकिन दिल्ली पुलिस का पूरा परिवार उनके साथ है और जो हिंसा कर रहे हैं वो किसान तो कतई नहीं हो सकते। एक वैसे शख्स जिस पर आरोप है, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया, हालांकि उस लड़के ट्रैक्टर की वजह से वो जितनी तेज़ रफ्तार से आया, उसके बाद पुलिस पर वो हमला करने की कोशिश कर रहा था, पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके घर में राजनेता पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी जवान के घर में कोई राजनेता नहीं जाता है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति सही है? नहीं, इसमें राजनीति तो वैसे सही नहीं है, क्योंकि राजनेता जो भी नेता होते हैं सबके लिए पूरी जनता ही उनके लिए काम, अगर वो सबके लिए कर रहे हैं तो सभी बराबर होने चाहिए उनके लिए। तो अब वो अगर वो उसकी डेथ हुई है लड़के की तो उसके घर गए हैं तो ठीक है, अच्छा है, सहानुभूति दो, लेकिन पुलिस वालों के जो 24 घंटे 2 महीने से जहाँ खड़े हैं, वो बॉर्डरों पे खड़े हैं, सब बड़े से लेके छोटे अफसर, बड़े अफसरों से लेके छोटे तक सब खड़े हैं, उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है, तो थोड़ा बुरा लगता है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। ऐसा माहौल वहां इसलिए बना क्योंकि उस गोदाम के आसपास बनी झुग्गियों में लोगों का बसेरा है और ऐसे में अचानक आग लगने से उन लोगों की सांसें थमी की थमी रह गई, क्योंकि गोदाम से उठ रहे धुएं ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। यही वजह रही कि गोदाम से कुछ किलोमीटर की दूरी से गुजर रहे कुछ लोग भी काले धुएं को देखकर वहीं रुक गए। धुएं से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि कबाड़ के गोदाम में कितनी भीषण आग लगी होगी। डरावने दृश्य है ये। पूरा जो धुआं आपको दिख रहा है, ये आप अगर 2-3 किलोमीटर की रेंज में है ना, तो आपको ये पूरा धुआं दिखेगा। इलाके के लोगों का आरोप है कि इस गोदाम को अवैध तरीके से बनाया गया। इंश्योरेंस के लिए करते हैं और कोई इनके ऊपर ध्यान भी नहीं देता है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भरोसा दिया कि इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। रीजन तो मालूम नहीं है। आग लगी तो फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन वहां चल रही तेज हवाओं ने उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। लेकिन कड़ी मेहनत से उन्होंने आग को बुझा लिया। बताया गया कि गोदाम में लगी आग तेजी से इसलिए भी फैली क्योंकि वहां केमिकल से भरे कुछ ड्रम भी रखे थे, जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल में पार्टी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। आधिकारिक तौर पर अभी तक इस यात्रा की इजाजत नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर में 4G सेवा बहाल होने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया ने कहा कि राफाल के भारतीय बेड़े में शामिल होने से डरकर चीन ने सीमा पर J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। देश में कोरोना के खिलाफ टीके के अभियान की शुरुआत के बाद अमेरिकी कंपनी फाइजर ने अपनी अर्जी वापस ले ली है। News18.com की रिपोर्ट है कि देश में सबसे पहले वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत इसी कंपनी ने मांगी थी और अब उसने अपना आवेदन वापस ले लिया है। भारत में दवाओं पर निगरानी रखने वाली संस्था DCGI के साथ हुई बैठक के बाद कंपनी ने यह फैसला लिया। जानकारी के मुताबिक DCGI ने फाइजर से वैक्सीन से जुड़ी और जानकारी भी मांगी। कंपनी ने भी बताया कि वो ज्यादा जानकारी के साथ दोबारा आवेदन करेगी। DCGI की ओर से भारत में बनी सिर्फ कोवैक्सीन वैक्सीन और कोविशील्ड के ही इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी है।
प्रधानमंत्री रविवार को असम और बंगाल के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। वो सबसे पहले सुबह असम में 2 अस्पतालों के शिलान्यास समेत कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम शाम को पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। आईपीएल के 14वें सीजन की नीलामी के लिए 1097 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इनमें 814 भारतीय जबकि 283 खिलाड़ी विदेशी हैं। जिन खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया उनमें अर्जुन तेंदुलकर, एस श्रीशांत और चेतेश्वर पुजारा का नाम भी शामिल है। लेकिन इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने आईपीएल में नहीं खेलने का फैसला लिया है। यूपी में रेलवे ने सिर्फ एक ट्वीट पर 23 ट्रेन चलाकर एक लड़की को वक्त पर परीक्षा केंद्र पहुंचा दिया। ये ट्वीट इस लड़की के भाई ने किया था, जिसके बाद रेलवे ने उसे मऊ से वाराणसी पहुंचाने के लिए बिना रोके इस ट्रेन को चलाने का फैसला लिया। इस पर लड़की के भाई ने भी रेलवे की तारीफ की। केंद्र ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया और बताया कि वो छात्रों को कुछ शर्तों के साथ आखिरी मौका देने को तैयार है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुना सकती है। इससे पहले कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने दलील दी थी कि कोरोना खतरे की वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाए। ऐसे में उन्हें फिर मौका मिलना चाहिए। बिहार के कटिहार में लूटपाट के एक आरोपी की लोगों ने जमकर पिटाई की। बताया गया कि वो और उसके साथी एक महिला से 1 लाख रुपए लूटकर भाग रहे थे। आरोपी के दोस्त किसी तरह से वहां से फरार हो गए, लेकिन वो लोगों के हत्थे चढ़ गया। उसके बाद तो गुस्साए लोगों ने उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। उसे बुरी तरह पीटने के साथ ही लोगों ने उसके कपड़े भी फाड़ दिए। पीटते पीटते उसे जमीन पर गिरा दिया। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की, लेकिन मारपीट करने वालों के हाथ फिर भी नहीं रुके। काफी देर बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी को पकड़कर अपने साथ थाने ले गई। मुंबई में शिवसेना ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम होने के बावजूद भारत में इनकी कीमत आसमान छू रही है। और यही वजह रही कि महंगाई के मुद्दे पर शिवसेना ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध जताने के लिए दादर इलाके में शिवसेना के कार्यकर्ता हाथों में नारे लिखी तख्तियां और काले झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। नारे लगाते हुए कुछ लोग आगे चलते रहे और उनके पीछे एक बैलगाड़ी भी चलती रही, जिसके ऊपर एक स्कूटर रखा था। इस प्रदर्शन में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। घर में जो चूल्हा जलने वाला है वो अभी चूल्हा नहीं जलेगा, हम लोग अभी लकड़ियां जलाएंगे। इतनी भाव बढ़ी है। शिवसेना के इस प्रदर्शन की वजह से वहां जैम जैसे हालात बन गए, जिसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी सड़क पर उनका पैदल मार्च जारी रहा। यही नहीं, बढ़ती महंगाई के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस के बाहर भी नारे लिखी तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। एक आदमी ने तो रसोई गैस के सिलेंडर को हाथों में उठा लिया, जिसे बाद में एक महिला ने अपने सिर पर ले लिया। यही नहीं, सिर पर सिलेंडर लेकर वो महिला मंच पर भी पहुंच गई। एलएसी पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख ने 2 टूक शब्दों में कहा कि देश हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए उठाए गए जरूरी कदमों का भी जिक्र किया। हमारा काम है अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस करना, अपनी प्लानिंग को तैयार रखना एंड कोई भी सिचुएशन आए उसको हैंडल करना। तो उस हिसाब से एंड हमारी कैपेबिलिटी बढ़ी रही है, तो हर सिचुएशन का सामना किया जाएगा। सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू करते समय हंगामा मचाने वाली क्षेत्रीय पार्टियों को इसके जरिए खूब चंदा मिला। न्यूज़ 18 की विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने क्षेत्रीय पार्टियों को माला माल कर दिया। ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके ऊपर एक नोट की तरह उसका मूल्य लिखा होता है, जिसे कोई भी शख्स, संस्था या संगठन खरीद सकता है और उसके बदले में राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकता है। साल 2019-20 में इसके जरिए सबसे ज्यादा चंदा जिस क्षेत्रीय पार्टी को मिला वो टीएमसी है। उसे कुल 144 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जिसमें 100 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला। तो वहीं टीडीपी को इससे 82 करोड़, जेडीयू को 11 करोड़ और बीजेडी को करीब 50 करोड़ का चंदा मिला। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिलने वाले चंदे की जानकारी सामने नहीं आई है। साल 2017 के बजट में मोदी सरकार ने राजनीतिक पार्टियों को होने वाली फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लॉन्च किए थे।
तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड की भूमिका देश के सामने रखी थी तो तमाम विपक्षी दलों ने इस पर कई तरह के सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे से साफ है कि ज्यादातर चंदा राजनीतिक दलों के पास इन बॉन्ड के जरिए ही आ रहा है। तेलंगाना के आदिलाबाद से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक लुटेरे ने एटीएम को उखाड़ लिया। बताया गया कि जिस जगह ये घटना घटी उसके बेहद नजदीक कलेक्टर का ऑफिस है, लेकिन बेखौफ बदमाश पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि नकाबपोश लुटेरे ने रस्सी के एक छोर से एटीएम को बांधा और दूसरे छोर से गाड़ी को बांध दिया। उसके बाद उसने उस गाड़ी की मदद से एटीएम को खींचकर उखाड़ लिया। फिर आरोपी ने एटीएम तोड़ा और उसमें मौजूद रुपयों को निकालकर वहां से रफू चक्कर हो गया। इस वारदात के बाद मशीन के टुकड़े अलग अलग पड़े हुए नजर आए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कलेक्ट्रेट के सामने धरना दे रहे कई सरकारी कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन कर्मचारियों ने लंबे समय से जस की तस पड़ी मांगों की तरफ राज्य सरकार का ध्यान खींचने के लिए 1 फरवरी से राज्य भर में सड़क रोको और जेल भरो आंदोलन शुरू किया, जिसकी एक तस्वीर कोयम्बटूर से भी सामने आई, जहां बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी 10 साल तक सेवा देने के बाद न्यूनतम पेंशन का भुगतान किए जाने समेत 15 मांगों को राज्य सरकार से मनवाने के लिए धरने पर बैठ गए, जिन्हें पुलिस ने वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं, जिन्हें वहां से हटाने के लिए कुछ महिला पुलिसकर्मी वहां पहुंची, लेकिन वो महिलाएं वहां से हिलने को राजी नहीं दिखी, जिन्हें जबरन गिरफ्तार किया गया। इसी तरह बाकी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी पुलिस वालों ने एक्शन लिया। गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस की गाड़ी में मौजूद प्रदर्शनकारी अपना विरोध जताने के लिए नारेबाजी करते रहे। दिल्ली में किसान आंदोलन की वजह से कारोबारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ। कारोबारियों के संगठन CAIT ने कृषि सुधार कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के कारोबारियों को अब तक 1,10,000 करोड़ के नुकसान का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कृषि मंत्री के राज्यसभा में दिए गए बयान को सुनने की अपील की। पीएम ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि कृषि सुधार कानूनों पर नरेंद्र तोमर ने विस्तार से जानकारी दी है। मशहूर टीवी शो मैन वर्सेस वाइल्ड के बेयर ग्रिल्स ने अपने पुराने एपिसोड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। उन्होंने इसे अपनी पसंदीदा तस्वीरों में एक बताते हुए कहा कि जंगल में सब बराबर है। बिहार के दरभंगा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कुछ लोगों ने एक पुलिस वाले की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि गश्त के दौरान पुलिस की गाड़ी ने इलाके के एक आदमी को टक्कर मार दी। फिर क्या था, इलाके के लोगों का पारा चढ़ गया और उन्होंने गश्त कर रहे ASI को पकड़कर उसे पीटना शुरू कर दिया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस वाले पर थप्पड़ों और घूंसों की बरसात नहीं थमी। पिट रहा पुलिस वाला खुद को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसने खुद को छोड़ने के लिए लोगों से हाथ जोड़कर गुहार भी लगाई, फिर भी वो नहीं माने और उसे इतना पीटा कि वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद भी किसी का दिल नहीं पसीजा। ऐसा लगा मानो सभी के सिर पर खून सवार हो। जमीन पर गिरने के बाद उसके हाथों से सभी पेपर नीचे गिर गए। हालांकि पिटाई का सिलसिला फिर भी नहीं रुका। मध्य प्रदेश के देवास में कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में एक अनोखा प्रदर्शन किया। पार्टी ने शहर में मोटरसाइकिल की अर्थी रैली निकाली, जिसमें कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने मोटरसाइकिल को शव की तरह कंधे पर रखकर पूरे शहर में राज्य सरकार का विरोध किया। बैंड की धुन पर निकाली गई ये रैली कई इलाकों से होकर गुजरी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई पोस्टर भी दिखाई दिए, जिनके जरिए पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर के दामों में हो रही बढ़ोतरी पर ऐतराज जताया गया। इस रैली की वजह से कहीं कोई हंगामा ना हो, इसलिए पुलिस के कई जवान प्रदर्शनकारियों के साथ साथ चलते नजर आए। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई। कोरोना काल में वहां के एक नामी होटल में हाईटेक रोबोट लोगों की खिदमत में तैनात है। वैसे तो ये रोबोट महामारी की शुरुआत से पहले ही वहां काम पर लगाए गए थे, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में रोबोट होटल के लिए संकट मोचक साबित हुए, क्योंकि उन्होंने कोरोना का खतरा काफी हद तक कम कर दिया।
इन 3 रोबोट्स की वजह से छोटे मोटे काम से लेकर रूम सर्विस तक के लिए होटल में ज्यादा कर्मचारी नजर नहीं आए। उनकी जगह रोबोट ही एक कोने से दूसरे कोने में भागदौड़ करते दिखे। रसोई में खाना बनकर तैयार हुआ तो रोबोट उसे लेकर सीधा मेहमान के कमरे तक पहुंच गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये रोबोट ऐसे काम करते नजर आया मानो उन्हें होटल का चप्पा चप्पा पता हो। वो बिना रास्ता भटके, बिना चीजों से टकराए काम करते दिखे। लेकिन ये रोबोट महज काम करने की मशीन ही नहीं है, ये लोगों का मनोरंजन भी कर सकते हैं। सामने आई तस्वीर में एक रोबोट गेस्ट के एक इशारे पर अपनी बॉडी दिखाता नजर आया। इतना ही नहीं, ये रोबोट होटल में ठहरे लोगों के सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। होटल में रोबोट लगाने की वजह से अब वहां ठहरे लोगों और कर्मचारियों का आमना सामना कम होता है, जिससे कोरोना फैलने की गुंजाइश कम हो जाती है। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस परिवर्तन रैली की शुरुआत करेंगे। नड्डा कल देर रात कोलकाता पहुंच गए, जहां पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उनका स्वागत किया। जेपी नड्डा सबसे पहले मालदा जाएंगे, जहां पर कई कार्यक्रमों के साथ किसानों के साथ वो खाना खाएंगे। जेपी नड्डा नदिया जिले के नवद्वीप भी जाएंगे, जहां से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को शुरू करेंगे। इसके बाद वो चैतन्य महाप्रभु के पैतृक निवास पर भी जाएंगे। बीजेपी की परिवर्तन रैली की आज शुरुआत होगी। जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे और कल देर रात वो कोलकाता पहुंचे, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय ने उनका स्वागत किया। और आज वो सबसे पहले मालदा जाएंगे, जहां पर उनके कई कार्यक्रम हैं और इसके साथ ही वो किसानों के साथ खाना भी खाएंगे। आपको बता दें, जेपी नड्डा नदिया जिले के नवद्वीप भी जाएंगे, जहां से इस परिवर्तन रैली की शुरुआत होगी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर बंगाल में सियासत गर्म है। परिवर्तन रैली को फिलहाल आधिकारिक इजाजत नहीं मिली है, क्योंकि बीजेपी और ममता सरकार इस पर आमने सामने है। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक बीजेपी के कार्यक्रम में रोड़ा अटकाना टीएमसी की पुरानी परंपरा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी हार के डर से अड़ंगा डाल रही हैं। विधिवत उनसे परमिशन मांगी, वो सभा की परमिशन दे रहे हैं, वह हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन दे रहे हैं, परिवर्तन यात्रा की परमिशन नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मना नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि हम आपने जो मार्ग दिया उस मार्ग को देख रहे हैं, उसके बाद हम परमिशन देंगे। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं, यदि नहीं दिया तो फिर हम, ये फंडामेंटल राइट्स है हमारा कि हम विपक्ष में हैं, यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए हम जनता के बीच में जाएं। और अगर हम जाना चाहते हैं और आप अगर परमिशन नहीं देंगे तो हमें मजबूरी में कोर्ट में जाना पड़ेगा, न्यायालय में जाना पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी, हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेगी। निश्चित करना चाहिए, हमने सूचित किया है सरकार को, यात्रा निकलेगी, फिर आगे जो होगा सो होगा। हम अपने व्यवस्था से निकाल ले जाएंगे यात्रा, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सरकार अगर चाहे झंझट तो होगा। जो डेमोक्रेटिक राइट के अनुसार जो हम एक शांतिपूर्ण रैली करना चाहते हैं, उसमें सरकार जो है अपीजमेंट पॉलिटिक्स को हथियार करके वो उसमें रुकावट डालने की कोशिश करे। उसी इस यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा है। और तृणमूल कांग्रेस जो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रथ यात्रा शब्द में नथिंग ऑब्जेक्शनल है, फिर भी इसको रथ यात्रा नाम देके ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स के साथ जोड़ के दंगा हो सकते हैं, फसाद हो सकते हैं, इस टाइप के बहाने बना रहे हैं। देखिए, रथ यात्रा को लेकर टीएमसी ने डर गया है, क्योंकि 2018 में रथ यात्रा का बात हो रहा था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जाके रोक दिया था। अभी उसको मालूम है कि रथ यात्रा नहीं, रथ यात्रा से जो परिवर्तन यात्रा हो रहा है उसमें बीजेपी का सरकार आ जाएंगे। अमेरिका के न्यू मैक्सिको से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बीच सड़क पर दिन दहाड़े पुलिस ने एक संदिग्ध का एनकाउंटर कर दिया। बताया गया कि हाईवे पर एक पुलिस वाले ने शक होने पर उसकी गाड़ी को रोका, लेकिन उसने पुलिस वाले पर ही गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी और वहां से भाग खड़ा हुआ। पुलिस की गाड़ियां भी उसके पीछे दौड़ पड़ी और फिर एनकाउंटर की जो लाइव तस्वीरें सामने आई, उनमें बीच हाईवे पर मौत नाचती दिखी। वीडियो में सफेद रंग का उसका पिकअप ट्रक सड़क पर बेकाबू होता नजर आया, लेकिन इससे पहले कि वो रफू चक्कर हो पाता, पुलिस ने उस पर गोलियां चला दी। इसके बाद तो सनसनी फैल गई। हाईवे पर पुलिस की गाड़ियों का तांता लग गया, हेलीकॉप्टर हवा में मंडराने लगे। पुलिस ने रास्ता सील कर दिया और हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गुपकार गठबंधन के कार्यकर्ता एक निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों से भिड़ गए। ये घटना तब हुई जब वहां एक सीट पर जिला विकास परिषद चुनाव के वोटों की गिनती दोबारा की जा रही थी। इसी दौरान दोनों गुटों के समर्थकों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और इसके बाद वहां तैनात पुलिस वालों के जवान फौरन हरकत में आए। पहले तो उन्होंने मारपीट कर रहे लोगों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो उन्होंने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। दुनिया की सबसे महंगी सब्जी हॉप शूट्स की खेती बिहार में भी शुरू हो गई है। News18.com की रिपोर्ट है कि हॉप शूट्स की खेती खास डिमांड पर बिहार में शुरू हुई और दावा है कि इसकी 60% से ज्यादा पैदावार सफल रही। इससे वहां के किसानों में दूसरी फसलों की तुलना में 10 गुना से ज्यादा फायदे की उम्मीद जागी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक हॉप शूट्स की कीमत 1000 यूरो है, यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 7500 रुपए। ये सब्जी इसलिए इतनी ज्यादा महंगी है क्योंकि इसका इस्तेमाल बियर बनाने में और दवा के तौर पर भी होता है। दावा है कि सब्जी के तने से बनाई गई दवा टीबी के इलाज में बेहद फायदेमंद होती है। ये सब्जी कैंसर, नींद न आने की शिकायत, बदन और दांतों के दर्द को दूर करने में भी असरदार है। फिलहाल इसकी सबसे ज्यादा पैदावार अमेरिका में होती है। दूसरे नंबर पर यूरोप का देश जर्मनी है। बताया गया कि इसकी खेती कमर तोड़ होती है क्योंकि ये सब्जी आसानी से और एक साथ नहीं उग पाती। जम्मू कश्मीर में 4G सेवा बहाल हो गई। पूरे जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं फिर शुरू कर दी गई। बिहार में सोमवार से 6ठी से 8वीं क्लास तक के लिए स्कूल खुल जाएंगे। इस दौरान कोरोना से जुड़े सभी नियमों का पालन जरूरी होगा। चेन्नई टेस्ट का पहला दिन इंग्लैंड के नाम रहा। उसने खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 263 रन बना लिए। पहली पारी में कप्तान जो रूट 128 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 2 जबकि आर अश्विन ने 1 विकेट लिया। जर्मनी के वांगन में जमीन खिसकने की वजह से सैकड़ों लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। बताया गया कि खनन की वजह से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया, जिसमें कई घर समा गए। वहां से सामने आई तस्वीरों में पहाड़ का वो हिस्सा खिसक कर खाई में गिरा हुआ दिखाई दिया और पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। कई मकान तो इस हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। हालांकि वहां इस हादसे की आशंका पहले से ही थी, लिहाजा पहले ही लोगों से घर खाली करवा लिए गए, जिसकी वजह से वहां किसी को कोई चोट नहीं आई। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने लोक लुभावन वादों की झड़ी लगा दी। News18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि चुनाव से पहले पेश किए गए अपने अंतिम बजट में ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस फोर्स में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक नई बटालियन की स्थापना करने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने बंगाल में नेताजी राज्य योजना आयोग बनाने की भी घोषणा की। इसके अलावा राज्य के हर जिले में आजाद हिंद भवन बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ममता सरकार के इस फैसले को बंगाल में नेताजी की विरासत पर हो रही सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। अपने बजट में मुख्यमंत्री ने पिछड़ी जातियों को लुभाने के लिए उनके इलाके में 100 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का ऐलान भी किया। और यही नहीं, ममता सरकार ने मदरसों को 50 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की। बजट में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 9 लाख छात्रों को टैबलेट देने का भी वादा किया गया। राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा की तबियत खराब होने की वजह से इस बार ममता बनर्जी ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया, जिस पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। 3 महीने के अंदर वो जाने वाली है। जाते जाते कुछ भी घोषणाएं कर जाए उसका कोई महत्व नहीं है। आज उन्होंने जितनी भी घोषणाएं की सब फेक है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां बीच सड़क पर खड़े एक ट्रक में आग लग गई, जो इतनी भीषण थी कि पल भर में उसने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। बीच सड़क पर जलते ट्रक से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। हादसे की सूचना पर वहां पहुंचे दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुट गए। हालांकि आग की उठ रही लपटों की वजह से उन्हें काफी परेशानी हुई। हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की जान बाल बाल बच गई। इजरायल ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के एक गांव पर बुलडोजर चला दिया। इजरायल की इस कार्रवाई से 60 से ज्यादा लोग बेघर हो गए और जहां उनके छोटे से आशियाने हुआ करते थे, वहां बस उनके अवशेष ही नजर आए। लेकिन इजरायल ने फिलिस्तीनियों के टेंटों के सबूत तक मिटाने की ठान ली। सामने आई तस्वीरों में खुदाई करने वाली एक मशीन मलबे को भी साफ करती दिखी। लोग भी ऐसे बेबस थे कि उनकी आंखों के सामने ही उनके घर उजाड़ दिए गए और वो खून का घूंट पीकर चुपचाप देखते रहे।
वेस्ट बैंक के इस इलाके में कई दशकों से फिलिस्तीनी रह रहे हैं, लेकिन इजरायल ने दावा किया कि फिलिस्तीनी उनके मिलिट्री ट्रेनिंग जोन में गैर कानूनी तरीके से बस गए थे, इसलिए उसने उन पर बुलडोजर चला दिया। यूरोप के पोलैंड से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां हिरणों का एक झुंड बर्फ से जमी झील में फंस गया। ये हिरण जमी हुई झील को पार कर रहा था, लेकिन बर्फ की सतह टूटने से वो झील में ही फंस गए और जान बचाने के लिए बुरी तरह छटपटाने लगे, जिसके बाद उन्हें निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया। दमकल कर्मियों की एक टीम वहां पहुंची और उन्हें झील से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। हालांकि इतना आसान नहीं था, क्योंकि झील में जमी बर्फ कई जगहों पर कमजोर थी और उसके टूटने का खतरा था। ऐसे में ये बचाव कर्मी धीरे धीरे एक स्लेज के सहारे हिरणों के करीब पहुंचे और फिर रस्सियों की मदद से एक एक कर उन्हें ऊपर खींच लिया। बाद में इन हिरणों को झील की दूसरी तरफ पहुंचा दिया गया। राजस्थान के दौसा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किसान महापंचायत के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। खबर है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी से नाराज है और इसलिए पायलट ने किसान महापंचायत की आड़ में उन्हें अपनी ताकत दिखाई। इस सम्मेलन में लोगों की भारी भीड़ जुटी। जिधर नजर गई उधर लोग ही लोग दिखे। पायलट गुट को बगावत किए करीब 6 महीने बीत चुके हैं, जिसके बाद पहली बार सचिन पायलट ने अपनी कर्म भूमि कहे जाने वाले दौसा में कृषि सुधार कानूनों के विरोध में एक रैली की। पता चला कि इसे कामयाब बनाने के लिए पायलट गुट के विधायकों ने जी जान लगा दी। यही नहीं, इस महापंचायत में पायलट समर्थक विधायक और नेता मंच पर उनके साथ मौजूद रहे, लेकिन इस दौरान वहां गहलोत का एक भी करीबी नजर नहीं आया। यही वजह रही कि इस किसान महापंचायत को सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। आधा दर्जन तकरीबन विधायक जो मंच पर है, जाहिर तौर पर ये सचिन पायलट पूरे राजस्थान में ऐसी रैलियां करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका ध्यान पूर्वी राजस्थान पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां उनका दबदबा माना जाता है। पीएम आज गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली इवेंट को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली इवेंट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस मौके पर पीएम एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज गुजरात के अहमदाबाद में एक रोड शो करेंगे। उनके साथ पार्टी नेता संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के सतना में एक दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे के घर बारात लेकर निकली। उसके परिवार के कई सदस्यों ने इस दौरान जमकर डांस भी किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीएसएफ के 2 जवानों के अचानक लापता हो जाने से हड़कंप मच गया। न्यूज़ 18 की पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि लापता हुए ये दोनों जवान सुंदरबनी में बीएसएफ शिविर में तैनात थे और जब ये दोनों कांस्टेबल शिविर में नहीं लौटे तो बीएसएफ ने इनकी तलाश शुरू की, लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद पुलिस में इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और अब पुलिस ने दोनों बीएसएफ जवानों की तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। साथ ही उनके साथ ड्यूटी पर तैनात दूसरे जवानों से भी पूछताछ की गई। बिहार के भागलपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां वसूली न देने पर एक दुकानदार पर दिन दहाड़े हमला हो गया। इस घटना की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसमें दिखा कि दुकानदार अपनी दुकान पर कुछ लोगों के साथ बैठा था। तभी बेखौफ हमलावर पीले साफे से अपना मुंह ढककर वहां पहुंचा और भरे बाजार में दुकानदार पर गोली चला दी। वो तो शुक्र रहा कि लोगों को बदमाश के इरादों की भनक पड़ गई और वो वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस को वारदात की शिकायत की गई, जिसके बाद उसने मामले की जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के नीमच से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने